आंसर्स. ओके, हाउ टू राइट आंसर्स टू केस स्टडी क्वेश्चंस. हम लॉ में, टैक्स में, ऑडिट में, प्राय जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स टाइप के होते हैं या फिर इवन अकाउंट्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, उनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है. केस स्टडी का मतलब ये नहीं कि कोई लंबा केस स्टडी आया. टिपिकल केस स्टडी मतलब लाइक 5 to 6 लाइंस का एक सिनेरियो बना के दे देंगे. दे विल गिव यू अ सिनेरियो. ओके, सिनेरियो कितने का होता है सर? 5 to 10 लाइंस का सिनेरियो रहता है. वो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो आता है 5-10 लाइन का एक स्टोरी टाइप को बता देंगे, ये कंपनी थी, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, इस टाइप का स्टोरी रहेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट स्टोरी दे विल आस्क यू क्वेश्चंस. टिपिकली जो एक 5 से 10 लाइन का जो एक स्टोरी ये लोग बनाते हैं, उस पर जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी पे एक ही क्वेश्चन रहेगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी 1 to 4. ठीक है. मार्क्स कितने होते हैं? मार्क्स आप समझ लो इसके वेरी करते हैं. 3 मार्क्स से 6 मार्क्स तक जाता है. ओके, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता कैसा है पहले समझ लो. 3 से 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और मतलब बहुत लंबा नहीं रहेगा. इट विल बी लाइक 5 to 10 लाइंस उसकी लेंथ रहेगी, ज्यादा नहीं. कहानी बोली भी रहेगी, देयर इज अ कंपनी, सो एंड सो पर्सन इज द डायरेक्टर, सच एंड सच इज द डेटा. दे विल गिव यू द डेटा और फिर उस डेटा के आधार पे वो हम लोगों से सवाल पूछेंगे. अब सवाल एक भी पूछ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी. ठीक है, तो मार्क्स पे भी डिपेंड करता है और क्वेश्चन कितना लंबा है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, कि एक सवाल रहेगा कि 4 सवाल रहेगा. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. अब हमें इसका आंसर कैसे देना है वो मैं तुमको टेक्निक एक बार समझा रहा हूं. ओके, आंसरिंग स्टाइल. एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना. आंसर में ना एक बहुत बड़ा मिथ है. मिथ क्या है कि आंसर में सबको लगता है कि जब भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपने 3 पार्ट में उसको रखेंगे. मैंने खुद पढ़ाते पढ़ाते महसूस किया कई दफे कि समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक 3 पैटर्न्स. 2 ही काफी है. 2 कौन से मैं बता देता हूं. नंबर 1, यू हैव टू राइट द थ्योरी. वो कहानी जो दी हुई है उस केस स्टडी में, कोई टॉपिक पे बेस्ड है, कोई सेक्शन पे बेस्ड है, कुछ तो टॉपिक होगा. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ है तो कोई सेक्शन नंबर या रूल नंबर होगा या कोई केस लॉ हो सकता है. ठीक है, ऑडिट है तो ऑडिटर की एक स्टोरी रहेगी जो ऑडिट के किसी भी चैप्टर या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से मैच करती हुई रह सकती है. तो इट हैज टू बी, द स्टोरी मस्ट बी बेस्ड ऑन सम एकेडमिक टॉपिक. तो वो एकेडमिक टॉपिक को आपको बेस बनाना पड़ेगा, वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो वो थ्योरी आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा जो भी है उससे रिलेटेड. ठीक है, द एकेडमिक टॉपिक दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, जिससे वो मैच करता है, वो आपको डालना ही पड़ेगा आंसर में. और सबसे ज्यादा वेटेज मैं बता दूं इसी का होता है. सबसे ज्यादा उसमें वेटेज इसी का रहेगा. मतलब समझ लो इसका जो वेटेज रहेगा वो 75% रहेगा. 75% जो मार्क्स रहेंगे इस क्वेश्चन पे वो इसी पे बेस रहेंगे कि आपने थ्योरी कितना सुंदर से लिखा है उसका. सेकेंड पार्ट इज, आई विल टेल यू, केस एनालिसिस प्लस कॉन्क्लूजन. मतलब आपने सपोर्ट करने के लिए पहले केस स्टडी जिस मुद्दे पे बेस्ड है वो थ्योरी आपने पूरा समझा दिया अच्छे से. अब उसके बाद क्या होगा कि आप अपने उस थ्योरी के नॉलेज को किस तरह से कहानी जो ऊपर लिखी हुई है उस पर किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, उसके डेटा से मैच करा रहे हो और आपका नतीजा क्या निकला है, दैट यू हैव टू गिव. होता क्या है, ये 2 ही पार्ट से होते हैं एक्चुअली, लेकिन तुम खुद महसूस कर सकते हो बहुत पॉपुलर कर दिया गया कि नहीं 3 पार्ट होते हैं. 1 थ्योरी, 2 केस एनालिसिस, 3 कंक्लूजन. हर बार वैसा नहीं हो पाता है. ठीक है, ये जो केस एनालिसिस, सेकंड पॉइंट को गौर से देखो प्लीज. केस एनालिसिस प्लस कंक्लूजन, इसको जनरली मिक्स करके लिखा जाता है. अलग अलग करके लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कंक्लूजन बहुत सिंपल होता है, यस या नो टाइप का. वहां पे आप चाहो तो कंक्लूजन को अलग से लिख सकते हो 3 नंबर बना के. पर मैं बता रहा हूं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है. कंक्लूजन 99% गोज विद द केस एनालिसिस इटसेल्फ. कि एक कहानी पढ़े हम, उस कहानी पे थ्योरी हमने अप्लाई कर दिया. थ्योरी अप्लाई करने के बाद अब हम उस अपनी नॉलेज को, थ्योरी को उस कहानी से रिलेट करके दिखा रहे हैं और कंक्लूजन बोल रहे हैं. तो ये 2 नंबर जो है ना वो कंबाइंड एक्चुअली, केस एनालिसिस प्लस कंक्लूजन. इसका वेटेज रहता है सर 25%. समझ रहे हो आप बात को. मतलब 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स जो होते हैं उसमें वो थ्योरी पे होते हैं कि तुमने कितना सुंदर से लिखा है, और 1 नंबर होता है कंक्लूजन एंड केस एनालिसिस मिला के. तुम अगर थ्योरी खराब लिखोगे वहां पे देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्क्स. और मैं एक और बताता हूं, ये तुम्हारे लिए तो गुड न्यूज है. सर ये गुड न्यूज कैसे है? साउंड बढ़ाना थोड़ा सा. सर ये गुड न्यूज इसलिए है ना क्योंकि
अगर मान लो आपने केस एनालिसिस या कंक्लूजन गलत दे दिया तो आपका सिर्फ 25% मार्क्स ही कटेगा, ठीक है, बढ़ाना है। हेलो, तो आपका तो ये गुड न्यूज ये कि अगर कंक्लूजन कोई स्टूडेंट गलत लिख के भी आ जाता है तो उसका सिर्फ 25% मार्क्स कटेगा, उसको 75% मिलेगा। तो कोई भी केस स्टडी का जब आंसर करो तो मेक श्योर दैट यू राइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी बैकग्राउंड, रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, कंक्लूजन पे नंबर कम होते हैं, ठीक है। तो अभी तुमको मैंने ये एक टेक्निक बताया कि हाउ डू यू आंसर के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसी को देखो मैं एक एग्जांपल के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगा स्मॉल कंपनी के साथ ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन अपना, ये स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन है, आपको साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 स्मॉल कंपनी। एक कहानी दी हुई है 5 लाइंस की, न्यू स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, आईसीआई का ही। तो एक कहानी दी हुई है, अपने कहानी को पढ़ेंगे, कहानी में हमसे सवाल पूछे हैं। कितने सवाल पूछे हैं ये देखो, 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। ये टिपिकली 4 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है। तो अब ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, तुम देखो कितना लंबा इंस्टीट्यूट का आंसर का स्ट्रक्चर देखो जरा क्या है। ये यहां से लेके तो इतना इन्होंने बक दिया थ्योरी पूरा, मतलब स्मॉल कंपनी का फुल डेफिनेशन डाला। एंड फिर देखो सीधा 2 क्वेश्चन थे ऊपर, देखो इधर रोमन 1 रोमन 2, ये रहा देखो आपका ये रोमन 1 और ये अगले पेज पे रोमन 2, दैट इज केस स्टडी प्लस कंक्लूजन। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, केस एनालिसिस प्लस कंक्लूजन, उसी में दे दिया, अलग से नहीं। तो ये खुद यही स्ट्रक्चर आज इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, क्योंकि कंक्लूजन में आपको एक लाइन बोला, वो अलग से क्या लिखेंगे, वो तो केस एनालिसिस के साथ मिक्स होगा ना। सो हैव दिस क्लियर, तुम्हारा बल्कि लाइफ इजी है, झूठ मूठ का बोझा मत बनाओ। केस स्टडी के क्वेश्चन में 3 नहीं 2 ही पार्ट करने होंगे, थ्योरी और एक केस एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अब कैसे होता है, लेट्स हैव एन एग्जांपल, पढ़ते हैं उसको, पढ़ के पूरा समझ में आएगा तुमको कैसे लिखते हैं, सोचते हैं, ठीक है ना। खुद से लिखेंगे, हमको एक पैटर्न पता होना चाहिए, हमारी नॉलेज सॉलिड होनी चाहिए और हम खुद से लिखेंगे। ये नहीं भाई कि ऐसा पूरा डिट्टो उठा के मेरे को छापना है, हम अपना तरीका से लिखेगा। मैं आई विल शो इट टू यू हाउ टू राइट एन एग्जाम में प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है। MNP प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा एक अच्छी चीज नया सिखा रहा हूं आंसर करते हैं। हमेशा जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्लूज, आपको वो क्लूज वहीं पे मार्क कर देने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने MNP प्राइवेट लिमिटेड को अंडरलाइन किया, द रीजन इज आई हैव मेड श्योर कि तुम्हारा नजर पड़े कि भाई ये तो प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, ओनली अ प्राइवेट और एन OPC कैन बी अ स्मॉल कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी विच इज फाइन, इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 45 लाख। तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला इन्होंने बोला 45 लाख का है। तो मैं इस बात को देख के तो खुश हूं, बिकॉज स्मॉल कंपनी में मैं जानता हूं कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के अंदर होना चाहिए। तो हाँ, इनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के अंदर है, विच इज नाइस। एंड अ टर्नओवर ऑफ 3 करोड़। लो हो गया गोबर, टर्नओवर हमको कितना बोला, टर्नओवर को मैं TO लिख रहा हूं, टर्नओवर कितना बोला 3 करोड़, ये प्रॉब्लम हो गया, ये 2 करोड़ पार कर गया। तो अब क्या करें सर, क्या ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। देखो जी, 2 कंडीशंस होती हैं स्मॉल कंपनी में, 2, एक जो बैलेंस शीट से मिलती है और एक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस शीट से हमको पेड अप कैपिटल मिलता है वो 50 लाख के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमको टर्नओवर मिलता है जो 2 करोड़ के अंदर। यू हैव टू फुलफिल बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशंस के बीच में एंड है, इन दोनों को हम ट्विन कंडीशन कहते हैं। जब भी 2 कंडीशंस के बीच में डिसजंक्टिव होता है, मतलब कि या तो ये कीजिए आइदर दिस और दैट, दैट्स अ डिसजंक्टिव, तो वहां पे वन ऑफ द टू हैज टू बी सेटिस्फाइड। लेकिन जहां पर भी 2 के बीच में एंड होता है, कंजंक्टिव, मतलब कि दोनों करना है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्विन कंडीशन। ट्विन मतलब दोनों फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर आपका एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। तो आंसर वहीं पे आपको दिख गया है, ठीक है। उत्तर लिखना कैसे वो मैं सिखाऊंगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, तो ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, इन्होंने बोल ही दिया कि आप भैया स्मॉल कंपनी का मतलब समझाइए फिर जवाब देना। तो स्टूडेंट गॉट अ प्रेटी मच हिंट कि ही और शी हैज टू राइट द स्मॉल कंपनी का फुल डेफिनेशन एंड देन एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट क्वेश्चन, whether MNP private limited can avail the status of small company। I know the answer, it will be no, क्योंकि सर एक फुलफिल हो रहा है दूसरा फुलफिल नहीं हो रहा है। सेकंड सवाल है, व्हाट विल बी योर आंसर, द टर्नओवर इज 1.5 करोड़ रुपया। मान लीजिए टर्नओवर 3 करोड़ नहीं होकर 1.5 करोड़ होता, तब तो बल्ले बल्ले, क्योंकि टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ होता, सपोज योर टर्नओवर इज
1.5 करोड़ इन द सेकंड पार्ट विच इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तब आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तब आप स्मॉल कंपनी हो, यस। तब आंसर हो जाएगा यस, आप स्मॉल कंपनी हो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, साधारण है। इसके थ्रू जो सीखने लायक चीज है वो है हाउ टू राइट अ गुड आंसर। मैं 2 चीजें भी सिखाया, एक तो देखो टेक्निक मेरा, जस्ट लुक एट माय टेक्निक। और तुमको लग रहा होगा कि ओ सर तो थ्योरी पढ़ा रहे तो टेक्निक। सर मैं आपको एक बात साफ बता रहा हूं, मैं रैंकर रहा हूं और अगर मेरी मार्कशीट उठाओ, मैं कई बार क्लास में बोल भी चुका हूं, मेरे मार्क्स प्रैक्टिकल में जबरदस्त थे, ठीक है। प्रैक्टिकल में सब में मार्क्स 75 85 के रेंज में था, थ्योरी में उल्टे मेरे मार्क्स कम थे एकदम, क्योंकि उस समय जब मैं स्टूडेंट था मेरी मतलब जो कमांड थ्योरी पे इतनी अच्छी नहीं थी। 50s में थे थ्योरी में, जबकि प्रैक्टिकल में 70s में। और प्रैक्टिकल में जो लंबे लंबे सम होते हैं ना, तुम लोगों को पता नहीं फाइनल के कॉस्ट में इतना लंबा लंबा सम आता है, फाइनल के कॉस्ट में, ठीक है, इतना लंबा सम्स आता था। तो लंबे लंबे सम्स, चाहे वो अकाउंट्स बोल लो, कॉस्ट बोल लो, माफा बोल लो, एसएफएम बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब में लंबे लंबे सम्स, टैक्स सबका बाप, इन सब में लंबे सम्स। और मेरा एक ही टेक्निक, क्वेश्चन पढ़ते वक्त सारा क्लूज वहीं पे मार्क कर दिया, ताकि जब मैं लिखने बैठूं तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिले। देखो सारा तुम्हारे सामने मार्क कर दिया, यू नो द आंसर, नाउ हाउ डू यू राइट इट, ठीक है। तो अब लिखने का स्टाइल देख लो जल्दी से, मैं शो कर देता हूं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। अपना एक वहम है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है लिखने में, ऐसा कोई नहीं है, हाथ की स्पीड बढ़ाओ, राइटिंग स्किल से ही रैंक आएगा आंसर, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तुम भी मेरे साथ लिख लो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप स्मॉल कंपनी समझाना चालू करो। स्मॉल कंपनी सेक्शन बोलना चाहिए कि हाँ सर बोल दीजिए, अच्छा रहेगा, ये तो वैसे भी फेमस सेक्शन नंबर है, पता ही होना चाहिए। तो स्मॉल कंपनी, तो तुमने क्या किया, एग्जामिनर को पहले ही बोल दिया कि मैं जानता हूं कि सवाल किस मुद्दे पे बेस्ड है, सवाल सेक्शन नंबर 2 का 85 यानी कि स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बेस्ड है। अब तुम बोलना स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन public company which satisfies both conditions below। just look at this, मैंने इस पूरे लाइन में ना खाली कंपनी का फुल फॉर्म एक बार लिखा है यहां, बाकी सब जगह मैंने को यूज कर लिया, स्मॉल को, वहां पे भी पब्लिक को, देख लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम चलेगा। क्योंकि इतना तो ये एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जो सारी दुनिया जानती है, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आंसर एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ वो भाई वो जो लड़की है वो को बोल का मतलब कंपनी बोलना चाहती है। तो ऐसा नहीं कि को का कंपनी 4 बार लिख के दिखाएंगे फुल फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एकदम आराम से लिख सकते हैं, आराम से, मैं लिख के बोल रहा हूं तुमको। अच्छा बोथ कंडीशंस क्या है, लिखते हैं चलो। नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन है पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू ₹50 लाख, ये पहला कंडीशन होता है। विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड अप टू 10 करोड़, मतलब भारत सरकार उसको फ्यूचर में 10 करोड़ तक पहुंचा सकती है, अभी पहुंचाया नहीं है। एंड सेकेंड कंडीशन टर्नओवर लेस देन इक्वल टू ₹2 करोड़। अब कोई स्टूडेंट, तुम खुद देखो यार, मैं टीचर हूं, मैं तुम्हारे साथ तुमको लिख के दिखा रहा हूं, मैंने लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज किया है कि नहीं किया है, चलेगा। आई डोंट हैव टू राइट नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, मैं लेस देन इक्वल टू लिखा हूं। जो बंदा तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा होगा, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसको तुम ये बोलोगे कि उसको एक मामूली सा लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं पता होगा एंड ही विल पेनलाइज यू फॉर दैट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। वो देगा मार्क्स देगा, पूरा देगा, ठीक है। टर्नओवर अप टू 2 करोड़ विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड अप टू 100 करोड़। ये देख लो, मैंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बक के सुना दिया, एकदम सही है, पूरा हो गया, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड, डोंट यूज हाईलाइटर इन एग्जाम, ये तो तुम्हारे लिए खाली मैं दिखा दिया, बीच में एंड होता है। अच्छा एक बात और तुम समझ जाओ, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो होता है, मतलब जो जिसकी राइटिंग ऑर्डिनरी मतलब गंदे सेंस से मत लो, एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है जिसकी राइटिंग स्किल मतलब मंझी भी नहीं है, तगड़ी नहीं है, वो बेचारा बच बच के निकलता है। जो चीज आपको हार्ड लगता है आप उससे बच बच के निकलते हो, तो वो क्या करेगा, जब वो लिखेगा तो बस इतना ही लिखेगा जितना मैंने लिखा है, उसका यहीं पे खत्म। सर लिख दिया मैंने थ्योरी,
50 लाख है 2 करोड़ है, मैंने लिख दिया थ्योरी, हो गया सर मेरा, और मैं नहीं लिखूंगा, मेरा हो गया। यहीं से रैंकर का राइटिंग फर्दर आगे जाता है, ठीक है। जहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट रुक जाएगा, रैंकर उसको आगे ले जाएगा, वो बोलेगा हाउएवर, वो एक्सेप्शन भी लिख देगा, हाउएवर फॉलोइंग आर नॉट स्मॉल कंपनी। वो 3 एक्सेप्शन थे ना, वो 3 एक्सेप्शन भी लिख देगा साथ में। वो 3 एक्सेप्शन क्या थे अपने? एक था अपना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, और एक था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, ठीक है। स्पेशल स्टैट्यूट से जो गवर्नड होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं वो, ठीक है। तो ये हुआ, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करके ना अपने गवर्नड वर्ड कर देते हैं, बेटर रहेगा, कंपनी गवर्नड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट। तो ये 3 एक्सेप्शन। तो जहां पर एक नॉर्मल स्टूडेंट खाली बस यहां तक आके रुक जाता, ठीक है, रैंकर एक कदम आगे ले जाएगा टान के, वो 3 एक्सेप्शन लिख देगा। और इंस्टीट्यूट ने लिखा था कि नहीं लिखा था? आंसर में लिखा था, तो लिखा था आंसर में, आई विल शो इट टू यू। देखो अभी तुम्हारे आंख के सामने है, ये रहा अपना केस स्टडी। ये इंस्टीट्यूट ने पहले स्मॉल कंपनी का मतलब समझा दिया यहाँ तक, फिर ये देखो नथिंग इन दिस क्लॉज, ये देख रहे हो ABC, ये क्या है अपना एक्सेप्शन डाल दिया ना, यहीं पे फर्क आ जाता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि भाई थ्योरी ज्यादा लिखो, वो मैटर करता है, दिस मैटर्स, यही चाहिए था एग्जामिनर को, तुम्हारा ये संपूर्ण ज्ञान। अब तुम दो ना केस एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो अब मैं केस एनालिसिस एंड कंक्लूजन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके बोलूंगा, ठीक है। तो इधर फर्स्ट पार्ट, कंपनी का नाम था MN, शायद MNP प्राइवेट लिमिटेड, MNP private limited has paid up share capital equal to turnover equal to, paid up share capital इनका 45 लाख था और टर्नओवर इनका था कितना? 3 करोड़, which is within 50 लाख, and this one is more than 2 करोड़. So MNP fails to satisfy twin conditions. Therefore, it is not a small company under section 2 का 85. Just look at this, how I am writing. मैंने कितना मैथमेटिकल तरीके से लिखा है, मैंने कोई भी इसको वो टेक्स्ट की तरह से नहीं लिखा है। हम सबको, हर स्टूडेंट जिसका मैथ कमजोर भी है ना, उसको ये सब सिंबल्स बहुत आराम से आते हैं। इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, देयरफॉर का सिंबल बहुत आराम से आता है। हेंस प्रूव्ड, याद है ना, देयरफॉर, हेंस प्रूव्ड, ये सिंबल हर स्टूडेंट को आता है। मैथ्स में कितना भी गच्चा हो उसको ये आता है। और तुम अगर ऐसे लिख के दिखा दिए एग्जामिनर को, एकदम काम खत्म, तुम भी कंफर्टेबल हो लिखने में। तुम्हारे मन में डर था हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हमको लंबा लंबा लाइन लिखना, अरे नहीं लिखना पड़ेगा लंबा लाइन, क्यों डर रहे हो फालतू का? जहां मेहनत करनी चाहिए वहां करो, गलत जगह मेहनत कर रहे हो, नंबर कहां से आएंगे? मेहनत करनी थी तो यहां करनी थी कि यहां पे मेरे को लंबा थ्योरी लिखना है, यहां मेहनत होता है। यहां को केस एनालिसिस करके दिखाना है 2 सेकंड में और कंक्लूजन बोलना है। इसमें बैठ के हम बैठ के फूल पत्ती लगाएंगे, स्पार्कल लगाएंगे, मार्क्स नहीं आएगा। ये एकदम परफेक्ट है, फुल मार्क्स है, ठीक है। सेकंड, इफ द टर्नओवर इज 1.5 करोड़ लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, देन MNP satisfies the twin conditions. Therefore, it will be a small company under section 2 का 85. Done, close. ये रहा, ये देख लो, एक पेज का तुम्हारे सामने अभी मैंने लिखा है।
ये फुल एक पेज लगा है मेरे को लिखने में। अब तुमको लगा सर एक पेज इतना लंबा, अरे लंबा क्या दिख रहा है, मतलब कौन सा एस्से राइटिंग की तरह लिखे हो, 20 लाइन्स का एस्से लिखने में ज्यादा मेहनत होता है, यहाँ कितना तो खुला खुला स्पेस लिखा है। गौर से देखो यार कितना खुला स्पेस है, कितना छोटा है। और तुम जस्ट ऑब्जर्व करो फ्यू पॉइंट्स वेरी स्ट्रांग। क्या क्या मैंने हैंडराइटिंग बहुत सुंदर लिखी? बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट माई बेस्ट हैंडराइटिंग, दिस इज नॉट माई बेस्ट हैंडराइटिंग। मैं बहुत सुंदर लिखता हूं, तुम लोग देखा होगा कॉपी नोट्स बनाते हो कितना सुंदर से लिखता हूं। मैंने फास्ट लिखा क्योंकि मैं एग्जाम देना हूं। एग्जाम में मेरे को बस उतनी हैंडराइटिंग से काम चलाना है जितने से सामने वाला समझ जाए, बस कि सामने वाला समझ जाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स ऑल। मुझे वहां पे बैठ के सुंदर ज्यादा नहीं दिखाना है। फास्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सुंदर हैंडराइटिंग। एग्जाम में एकदम फास्ट हैंडराइटिंग चाहिए, ठीक है। तो आई हैव रिटन फास्ट। फिर मैंने सारी बातों को खोल खोल के समझा के लिखा है ताकि उसको क्लियरली विजिबल हो जाए कि व्हाट आई एम राइटिंग। बिकॉज इंस्टीट्यूट डिस्करेज करता है कि आप आंसर में ज्यादा मतलब अपना हाईलाइट वाईलाइट ये सब मत करो, वो एग्जामिनर अपने आप पढ़ के समझ जाएगा। तो मैं बेयर मिनिमम से चला, जहां मुझे मेहनत करनी थी वहां मैंने बहुत मेहनत की। मुझे स्मॉल कंपनी का थ्योरी पूरा बताना था, मैंने उसमें पूरा मेहनत किया। मैंने ये देखो कितना कितना चीज मैंने बताया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द हाइलाइटर, यू डोंट, ओके। मैंने बता दिया कि वो पब्लिक कंपनी नहीं होता, पहले ही बता दिया। फिर मैंने बोला उसका लिमिट जो है ना वो 50 लाख के अंदर होता है। और मैंने ये भी बोला कि भारत सरकार उसको फ्यूचर में 10 करोड़ तक पहुंचा सकती है। एंड मैंने एंड पे जोर किया कि बीच में एंड आना चाहिए और नहीं। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 2 करोड़ के अंदर, पर भारत सरकार उसको फ्यूचर में 100 करोड़, ये बात भी मैंने बोल दी। ये बात भी आई हैव टोल्ड दिस वन ऑल्सो। फिर मैंने वो 3 एक्सेप्शन जो होते हैं वही मैंने बता दिया। तो भाई जहां मेहनत करनी थी वहां भरपूर मेहनत करो। हैंडराइटिंग को सुंदर नहीं बनाना, बस ऐसा बनाना कि इंसान समझ जाए जो चेक कर रहा है पेपर। एंड बी वेरी वेरी फास्ट। 3 घंटे में इतना फास्ट लिखो मतलब कि धुआं निकल जाए एकदम पेपर से, इतना फास्ट लिखो, ठीक है। तो ये प्रेटी मच एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है जो हम लोग सीखे। फिर से मैं बता देता हूं, हाउ इज दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 5 से 10 लाइन का होता है, 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 5 लाइन का कहानी था और 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। मार्क्स इसके 4 मार्क के आसपास रहते हैं। आंसरिंग स्टाइल, पहले आप थ्योरी बताइए, उसी का मेन मार्क्स है, फिर आप केस एनालिसिस एंड कंक्लूजन दीजिए। तो आई होप अब तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर है कि हाउ टू राइट एन आंसर, और इसी बहाने हम ये भी समझ गए, ठीक है।